बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लोग परीक्षाएं देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। आपको ये सब याद रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो ऑप्शन दिया गया है सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी तीस्ता। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। यारलुंग सांगपो नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। तो भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो सही उत्तर आपको बताना है, इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक कौन है? तो नाथुला दर्रा इसका सही उत्तर होगा। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची चलने योग्य सड़कों में से एक है, जो समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है। नाथु का अर्थ होता है सुनने वाला कान और ला का अर्थ होता है दर्रा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है अवसादन, ऑप्शन बी क्वथन, ऑप्शन सी विसंक्रमण, ऑप्शन डी आसवन। तो इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विसंक्रमण, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्क सेल का कैथोड से बना होता है। तो शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, किससे बना होता है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। शुष्क सेल का कैथोड ग्रेफाइट से बना होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में से सबसे विकसित राज्य था? तो निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में से सबसे विकसित राज्य था? आपसे पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग यह क्वेश्चन बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया हस्तिनापुर, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी कौशल। तो सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचाल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी पंचाल, इसका सही उत्तर होगा। पंचाल एक उत्तरी भारतीय प्राचीन साम्राज्य था, जो ऊपरी गंगा के मैदान के गंगा यमुना दोआब में स्थित था। उत्तर वैदिक काल के दौरान यह प्राचीन भारत के सबसे
शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक था जो कुरु साम्राज्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह एक कुलीन संघ के रूप में विकसित हो गया था जो भारतीय उपमहाद्वीप के 16 महाजनपद में से एक था। बाद में यह मौर्य साम्राज्य में समाहित हो गया और फिर एक गुप्त साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक किसको संदर्भित करता है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक जो है किसको संदर्भित करता है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए बुद्ध के ज्ञानोदय की कहानियां, ऑप्शन बी बुद्ध के उपदेश की कहानियां, ऑप्शन सी बुद्ध के जन्म की कहानियां, ऑप्शन डी आध्यात्मिक उत्तरों की खोज में बुद्ध के प्रस्थान की कहानियां। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के जन्म की कहानियां। बुद्ध धर्म में संबंधित जातक किसको संदर्भित करता है? तो बुद्ध के जन्म की कहानियों को संदर्भित करता है। पाली और संस्कृत में जातक का अर्थ है जन्म। पाली और संस्कृत में जातक का अर्थ क्या है? तो जन्म है। एक बौद्ध विद्वान बुद्धघोषा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 550 जातक कहानियों को एकत्रित किया था। तो आपको यह नोट कर लेना है कि एक बौद्ध विद्वान जिनका नाम क्या था? तो बुद्धघोषा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 550 जातक कहानियों को एकत्रित किया था। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायियों को बौद्ध के रूप में जाना जाता है। बौद्ध परंपराओं का लक्ष्य पीड़ा और काबू पाना है और निर्वाणा आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जिम्मेदार हैं। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है क्या थी? ऑप्शन दिया गया है मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। मगध में स्थित दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक युग की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी जो 150 ईसा पूर्व तक पतन की ओर चला गया था। मौर्य साम्राज्य ने भारत में गंगा के मैदान को विजित कर साम्राज्य को केंद्रीकृत किया और एक राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मथुरा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला और देश का चौथा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो आपको इसकी स्थापना भी याद रखना है। 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 95। तो कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक का विवरण देता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। लेख में कहा गया है कि बिल को मनी बिल माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित केवल प्रावधान शामिल हैं। तो कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं? किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या भारत के आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके द्वारा सलाह दी जाती है। तो किसके द्वारा सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए प्रशासक, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव अधिकारी, ऑप्शन डी
मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देश रत्न, ऑप्शन बी भारत के बिस्मार्क, ऑप्शन सी देश बंधु, ऑप्शन डी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। बरदौली की महिलाओं ने पहली बार सरदार की उपाधि दी थी, जिसका गुजराती और अधिकांश भारतीय भाषाओं में अर्थ प्रमुख या नेता होता है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह बरदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। और बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो बंगाल में विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। और रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किस सन में? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको रद्द किया था। और लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन पूछा जाए कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कैंपबेल में नेशनल पार्क स्थित है। तो कैंपबेल में नेशनल पार्क स्थित है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन दिया गया अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा और इटावा, ऑप्शन बी श्रावस्ती और बलरामपुर, ऑप्शन सी बांदा और चित्रकूट, ऑप्शन डी मिर्जापुर और सोनभद्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती और बलरामपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, इसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। ऑप्शन दिया गया है ओडोमीटर, ऑप्शन बी विस्कोमीटर, ऑप्शन सी टोनोमीटर, ऑप्शन डी मैकमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया फिर से पढ़िए, किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टोनोमीटर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, टोनोमीटर इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो देश में पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। आपको याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।